देखिए क्लास 6 और चैप्टर 6, ठीक है, ध्यान सुनो। क्लास 6 और चैप्टर 6 इसमें है महाजनपद की ओर, ठीक है, महाजनपद की ओर। जैसे देखो इस समय वर्तमान में गांव से मिलकर के क्या बनता है, गांव से मिलकर के पूरा जिला बनता है, पूरा जिला मिलकर के प्रदेश बनता है और प्रदेश से भारत बना है। उसी प्रकार से पहले जो था, पहले जन होता था, जन से जनपद बना, ठीक है। जनपद का मतलब ये होता है जहां पर कोई जाकर के रुक जाता है, जहां पर लोग रहने लगते उसको जनपद कहते हैं, मतलब बसने का स्थान, उसको जनपद कहते हैं, ठीक है। बात समझ नहीं? देखो जन से जनपद, वैदिक काल मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बौद्ध काल पढ़ाया, मैंने आपको जैन मतलब धर्म के विषय में, जैन धर्म के समय में कैसी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवस्था थी। उसी प्रकार से मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया, बौद्ध धर्म में दर्शन को भी पढ़ाया मैंने, उसका अलग से वीडियो है दर्शन का, ठीक है। देखिए जन से जनपद, वैदिक काल में किसी कुल, ध्यान सुनो, क्या बोलो, तुम इधर आ जाओ, बैठो यहीं पर, आ जाओ प्रदीप इधर, लड़की यही बैठो, ठीक। देखो वैदिक काल में कुल, किसी कुल जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। देखो उस समय से कई लोग इकट्ठा हो जाते थे, रहने लगते थे, तो उसको जन कहा जाता था। वही कई जन से मिलकर के जनपद का निर्माण होता था, कई जनपद मिलकर के महाजनपद बनाते थे। उसकी कहानी क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रत्येक जन का एक राजा होता था। लगभग 600 बीसी में, 600 बीसी में जन का राजा अब महाजनपद का राजा माना जाने लगा। महाजनपद का अर्थ होता है जन के बस जाने की जगह। मैंने आपको यही बताया था। देखो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, ठीक है, 563 बीसी में। बुद्ध मरे कब थे? 483 बीसी में, ठीक। घटा दीजिए, इसमें से 3 में 3 गए 0 और 16 में 60 गए 8, 80 वर्ष की आयु में मरे थे बुद्ध, ठीक है, 80 वर्ष जिए थे। उसी समय की बात है। वैदिक काल के बाद बौद्ध काल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर छोटे छोटे जो कबीले थे, जो ये जन थे, उसके राजा जो होते थे वो बाद में बड़े होकर के महाजनपद बन गए। जैसे देखो महाजनपदों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन महाजनपदों में राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। राजतंत्र मतलब क्या होता है वो समझो, और गणतंत्र मतलब क्या होता है वो समझो, ठीक है। देखो पहले समझ लो महाजनपद क्या होता है, फिर मैं दोनों को समझाता हूँ। महाजनपद, वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना अपना विकास किया, ठीक, ये अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त, देखो जो मगध वाला क्षेत्र है वहां पर लोहा मिला, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों, लोहे से हल बनाए, इन सब चीजों से उन्होंने क्या किया, बहुत विकास किया और अपनी सेना बढ़ाई। सेना के खर्चा बढ़ा, सेना को खर्च देने के लिए क्या करें, कर बढ़ाना पड़ेगा, कर वसूला गया, ठीक। कर किससे वसूला जाएगा? किसानों से वसूला जाएगा। और फिर उन्होंने क्या किया, अपना खूब विस्तार किया। उसी में सबसे प्रमुख जनपद था, प्रमुख महाजनपद मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। अभी मैं आपको दो पढ़ाऊंगा, वज्जी और मल्ल, दो ऐसे हैं जहां पर गणतंत्र था। ये देखिए यहाँ पर निर्माण करने का, ये उपकरण आदि का निर्माण करने का प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए। महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास करने लगे। देखिए बौद्ध धर्म में एक साहित्य है, उसका नाम है अग्युंतर निकाय। अग्युंतर निकाय से सब बातें मिलती हैं।
बात समझ नहीं, वो पुस्तक है, उसी पुस्तक से प्राप्त होता है कि कैसे जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। बात समझ नहीं, महाजनपद बनाने के लिए लोगों के पास संसाधन भी होना जरूरी है। संसाधन नहीं होगा विकास कैसे करेंगे? ठीक, अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो सेना कैसे रख पाएंगे? सेना रखने के लिए धन दौलत की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम कर से वसूलते हैं। कर तभी मिलेगा जब एग्रीकल्चरल व्यवस्था मजबूत होगी, मतलब कृषि मजबूत होगा। कृषि से ही कर की प्राप्ति होती है, उसी से क्या होता है, सैनिक मजबूत होते हैं, और सैनिक मजबूत होने से साम्राज्य बढ़ता है, वही साम्राज्य जनपद से महाजनपद बन जाता है। कुछ बात समझ में आया? यहाँ पर अब देखिए दो प्रकार के, यहाँ पर देखो अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखो दो प्रकार के राज्य थे, एक था गणतंत्र, दूसरा था राजतंत्र। गणतंत्र क्या है वो समझो, ठीक। 16 महाजनपद थे, 16 में से 14 में क्या था, राजतंत्र था, और 2 में गणतंत्र था। 2 राज्य कौन कौन थे, एक था वज्जी, दूसरा था मल्ल। वज्जी, देखो वज्जी महत्वपूर्ण है। गणतंत्र का मतलब ये होता है जहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होता है, वहां पर लोगों द्वारा राजा का चुनाव होता है। बात समझ नहीं, उसको गणतंत्र कहते हैं। मेरी बात समझ भाई? तो देखिए वज्जी संघ की बात कर रहे हैं हम। वज्जी संघ है कहां, वो देखिए वज्जी, देखिए वज्जी, वज्जी जो है ये बिहार में गंगा नदी है। ये देखिए आप लोग कहाँ, इस समय मिर्जापुर में है। मिर्जापुर से नदी ऐसे गई है, वाराणसी गई है, वाराणसी से होते हुए गाजीपुर गई है, गाजीपुर से ये ऐसे मुड़ गई है, फिर बलिया गई है, फिर ये बलिया से चली गई है बिहार में। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे ही है ये बिहार। इसके उत्तर वाला जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये उत्तर, मैं इसलिए ऐसा बनाया हूं, ऐसे मैप में ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग ऐसे देख रहे हैं इसलिए ऐसा बनाए हैं। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, बिहार के उत्तर वाला क्षेत्र जो है, ये गंगा नदी के उत्तर वाला बेल्ट, यही था वज्जी। ये काफी ताकतवर था, यहाँ पर गणतंत्र था, राजा का चुनाव होता था, जो उसमें योग्य होता था वही राजा बनता था। ठीक, और दूसरा है मल्ल। मल्ल ये था देवरिया, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर। ये वाला जो क्षेत्र था इसको हम कहते हैं मल्ल। देखो मैंने आपको जब बुद्ध का वो दिखा रहा था, सीरियल दिखा रहा था, तो उसमें मल्ल का राजा था जहां पर बुद्ध मरे थे, वो वाला क्षेत्र। उसमें मल्ल का राजा कहा कि हम बुद्ध के अवशेष पर बहुत बड़ा स्तूप बनवाएंगे। तो जो मल्ल संघ है, महाजनपद है, ये देवरिया, इस समय जिला का नाम देवरिया, उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर से आगे जाओगे तो गाजीपुर मिलेगा, गाजीपुर से आगे जाओगे मऊ मिलेगा, मऊ से आगे देवरिया मिलेगा। ठीक है, और आगे जाओगे तो गोरखपुर मिलेगा, गोरखपुर से आगे जाओगे तो नेपाल मिलेगा। ठीक है, देखो देवरिया जस्ट उससे लगा हुआ कुशीनगर है, बस्ती भी वही है, गोरखपुर वही सटा हुआ है देवरिया से। ठीक है, सिद्धार्थनगर वही है। ये पांचों क्षेत्र मिलकर के मल्ल कहलाते थे। यहाँ पर गणतंत्र था, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर राजा का चुनाव होता था, लेकिन और जो 14 बचे तो 2 हो गए, कुल 16 महाजनपद थे। 14 में राजतंत्र था, मतलब राजा का बेटा ही राजा होता था, वहां पे चुनाव नहीं होता था। वो कौन कौन सा क्षेत्र है वो देखिए, ये है अंग। अंग कहाँ है सर? मुंगेर तथा भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर पड़ता है आपका अंग। ये 14 महाजनपद है जहां पर राजतंत्र है। मगध है बिहार में, सबसे ताकतवर यही था, मगध था। क्या है? मगध, पटना, गया और शाहाबाद। ठीक है, सबसे ताकतवर यही था। काशी वाराणसी में है, जानते ही हैं। ठीक है, कोसल, ये फैजाबाद, जौनपुर से आगे जाएंगे इस साइड में, जैसे मिर्जापुर के बाद भदोही, तुम लोग मिर्जापुर में हो, फिर भदोही,
फिर जौनपुर, जौनपुर से आगे जाओगे तो फैजाबाद मिलेगा। ठीक है, इस टाइप में कोने में देखिए कोसल पड़ेगा फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये तीनों कोसल मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जिला है। देखो क्या क्या हो गया, काशी हो गया, कोसल हो गया और मल्ल हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश में है, हमारे प्रदेश में। ठीक है, वत्स जहां तुम लोग हो मिर्जापुर, ये वत्स कहलाता था। ठीक है, और ये मिर्जापुर सटा हुआ ये इलाहाबाद है, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रयागराज और मिर्जापुर। ठीक, मिर्जापुर की धरती पावन धरती है। ठीक है, फिर है चेदी। चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में ही है ये। ठीक है, फिर है कुरु। कुरु कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा कहाँ है? दिल्ली के आगे। दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र उस समय कुरु कहलाता था। पांचाल। पांचाल कहाँ है? ये जो लखनऊ के आगे जाएंगे बरेली मिलेगा। बरेली जानते हो ना? गाना सुनेगा झुमका गिरी बरेली के बाजार में, वही बरेली। देखो बरेली है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, ये पांचाल कहलाता था। सुरसेन देखो, सुरसेन है ब्रजमंडल और मथुरा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण राजा थे। ठीक है, सुरसेन। मत्स्य कहाँ है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये कहाँ पड़ेगा? ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान पड़ता है, उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ एक राज्य है राजस्थान, वहां पर मत्स्य था। अवंती देखो, यही जहां पर है, इसमें आप लोग हैं 3-4 किलोमीटर दक्षिण चले जाइए, मालवा का क्षेत्र पड़ेगा। अरे वहां एमपी पड़ जाता है ना, सनेवा डाकू भी एमपी है, नहीं गए हो क्या? देखो पकड़ टावर एमपी पकड़ता है। मालवा ये वाला क्षेत्र जो है। अस्मक देखो, अस्मक जो है नर्मदा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र था अस्मक। गांधार ये पड़ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो था, और पूर्वी अफगानिस्तान, ये गांधार। पहले उसको कांधार कहते थे, फिर गांधार हो गया। महाभारत देखे हो ना? हे गांधारी, जो अखिया बांधे रहती है, तो जरा देखो संजय क्या हो रहा है। महाभारत नहीं देखे हो? हाँ, वही गांधार से ही आए थे। गांधार। कंबोज ये पाकिस्तान में एक जिला है, हजारा जिला, वही पड़ता है कंबोज। ठीक है, उस समय उसका नाम कंबोज था। तो ये 14 ऐसे महाजनपद थे जहां पर राजतंत्र था, 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्र था। देखो क्या क्या हो गया, काशी, कोसल, वत्स, चेदी, पांचाल, सुरसेन और मल्ल, ये उत्तर प्रदेश में है यार, ध्यान से समझो। क्या हो? 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे महाजनपद है जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, यूपीपीसीएस में आया, बात समझे? अब देखो, अत्यंत शक्तिशाली मगध जो था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। मगध 4 का नाम ले रहे हैं, उसमें से मगध 14 में से 4 सबसे शक्तिशाली थे, उन चारों में से सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध, कोसल, वत्स और अवंती। देखिए ध्यान से, मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये ऐसे क्षेत्र थे जो सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, इसमें से इन चारों में से सबसे शक्तिशाली मगध था। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रशासन, समाज तथा लोगों के बीच में बदलाव क्या क्या हुआ वो समझो। क्या हुआ जी? तो शांति सुन लो ना, अभी पूछेंगे कौन कौन उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
देखो प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव, क्या क्या बदलाव आया वो देखो। देखो महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई, क्योंकि पहले वो जैसे छोटा सा राज्य था, ये अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या किए, युद्ध लड़े, इतना बड़ा हो गया, और युद्ध लड़े तो इतना बड़ा हो गया। पहले जन था, जन से जनपद हो गया, जनपद से महाजनपद हो गया। ठीक, तो जब महाजनपद हो गया तो देखो उससे क्या हुआ, राजा शक्ति बढ़ गई। राजा का कार्य क्या होता है बताओ जी, राजा का कार्य क्या होता है? हाँ, राजा का कार्य क्या होता है? राजा का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का न्याय करना। बात समझे नहीं? अपने सीमा सुरक्षा में रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये राजा का कार्य होता है। राजा प्रमुख न्यायाधीश होता है, राजा दंडाधिकारी होता है, राजा ही सब कुछ होता है। बात समझे? अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये सब राजा का कार्य हो गया। देखो वही चीज में लिखा है, ध्यान से सुनो। देखो वह प्रजा की रक्षा, शांति व्यवस्था और कल्याण तथा न्याय का कार्य करता था। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे जो उसकी मदद करते थे, राजा की मदद करते थे शासन प्रशासन चलाने में। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी सेनाएं राजा को राज्य क्षेत्र विस्तार करने के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी। उन सेनाओं को रहने के लिए स्थान की जरूरत पड़ती थी, उन सेनाओं को खाने के लिए खाने की जरूरत पड़ती थी। वो खाएगा नहीं तो युद्ध कैसे करेगा बताओ? और उसको कहां से मिलेगा पैसा? जो जनता देगी वहीं से मिलेगा। जनता कहां से देगी? जब खेती करेगा, खेती करेगा तो उससे हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? गेहूं, चावल, ये सब, जिसको बेच करके लोगों के पास धन दौलत आता है। ठीक है, और राजा इस प्रकार से अपना विस्तार करता है। अब देखिए ईरान, मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार भारत का होता था। ये कब हुआ? 326 बीसी का समय था। कहानी समझो, बड़ा बढ़िया कहानी है। इसको हटाएं, पहले देख लो शहरों का विकास, तब मैं उसको बता रहा हूं शहरों का विकास कैसे हुआ। ध्यान से सुनो। जैसे ये क्षेत्र पूरा ग्रामीण है, ठीक है, लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा, चाहिए तो बताइए, फिर नहीं तो ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, देखो शहरों का विकास कैसे होगा वो समझो। जैसे ये पूरा क्षेत्र ग्रामीण है, यहां कुछ लोग आएंगे और अपना छोटा छोटा व्यापार करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आया, पहले यहाँ धनिया का व्यापार करना, धनिया बेचना शुरू किया। दूसरे दिन एक आदमी आलू बेचना शुरू किया, फिर प्याज बेचना शुरू किया, फिर एक दिन एक आदमी आया तो कोई खिलौना बेचना शुरू किया। बात समझे? ये पूरा यहाँ पर सामान बेचना शुरू कर देंगे। तब अब इतने जगह नहीं हटेगा तो ये वाला क्षेत्र ले लेंगे, फिर धीरे से पहुंच जाएंगे हलिया तक, फिर लालगंज तक, फिर मिर्जापुर तक, फिर जौनपुर तक, भदोही की कोई नहीं, ठीक। इधर एमपी में घुस जाएंगे, इधर सोनभद्र घुस, ये पूरा बन जाएगा शहर। आई बस शहरों का विकास ऐसे ही होता है। ये धीरे धीरे क्या हो गया, पीढ़ीगत हो गया। जैसे मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहता है तो मैं मास्टर बन गया। अब ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है कि मेरा बच्चा भी मास्टर बनेगा, ऐसा जरूरी है? जरूरी है जी? लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, वो जातिगत हो गया। कर्म के आधार पर लोगों की जात व्यवस्था बन गई, जात व्यवस्था मजबूत हो। देखो यही यहाँ पे लिखा होगा, सामाजिक जटिलता और कठोरता का विकास यहीं से जो पढ़ने पढ़ाने वाला था पंडित जी बन गए, ठीक। जो व्यापार करने वाले थे वो बनिया बन गए, बनिया व्यवसायी, ठीक। दूध बेचे वाले यादव बन गए और सेवा करने वाले शूद्र बन गए। जातियों का बंटवारा यहीं से हो गया। क्षत्रिय ब्राह्मण
अहिर, गड़रिया, कुंभी, कोरी, चमार, पासी, धोबी, दहीकार, कोहाल, लोहार, सोनार, सब यहीं से आए। हाँ, इसी में आ गया सब। ये यहाँ कठोरता आ गई, शहरों का विकास। देखो, शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानी के आसपास शहरों का विकास हुआ। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं? मगध साम्राज्य देखो, छोटे छोटे राज्यों को बड़े राज्य हड़पते चले गए, और बड़े राज्य इस प्रकार से हड़पते चले गए जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तुम लोग गांव में भी देखे होंगे, जो आदमी अमीर ज्यादा हो जाता है वो गरीबों को सताने लगता है। ठीक वैसे ही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उसी प्रकार से बड़े साम्राज्य छोटे साम्राज्य को हड़प लिए, और हड़पते हड़पते उस साम्राज्य को खत्म कर दिए। कैसे हड़पे? देखो, अगर नहीं मानोगे, पहले गए कह रहे कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी कर दी, वो साम्राज्य उनका हो गया। जैसे देखो, ये मान लीजिए ये एक राजा साहब है, यहाँ पर यहाँ पहुंचे, ये रानी साहिबा है, यहाँ पहुंचे, कह रहे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब ये मना कर दी, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तब इन्होंने पूरी सेना लेकर के इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। रानी साहिबा हार गई, पूरा क्षेत्र ले लिया। ठीक, रानी जिनकी वाइफ बन गई ना, पत्नी हो गई। समझे कि नहीं? देखो, एक कार्य, दूसरा कार्य देखो, जैसे मान लो ये राजा साहब है, ठीक, राजा साहब की एक लड़की है, यहाँ ये राजा साहब इनका एक लड़का है। इन्होंने कहा है अपनी लड़की की शादी हमारे बेटे से कर दो। इन्होंने शादी मान लिया, अब ये पूरा साम्राज्य इनका हो गया। दूसरा देखो, ये राजा साहब है, इनका एक लड़का है, ठीक, या लड़की है मान लीजिए, और इनका एक लड़का है या लड़की है। इन्होंने कहा कि शादी कर दो, इन्होंने शादी नहीं किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया। अब इनके पास ये भी सेना है, ये भी सेना, ये भी सेना, तीनों सेनाएं मिलकर के इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। हारेगा नहीं? इस प्रकार से पूरा साम्राज्य जीत लिए, और मगध बन गया सबसे ताकतवर। देखो यहाँ पर लिखा होगा, कहीं पर लिखे होंगे। देखो, छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। ध्यान से देखो, एक राज्य दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने की होड़ में थे। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, जिसमें देखो, ये देखो, शादी, संधि, आक्रमण, मित्रता, ये सब चीजें शामिल है। पहले आपसे हाथ मिलाएंगे, नहीं मानोगे तो उसी हाथ से मारेंगे, तब मानोगे। समझे? तो यही है, यही सब चीजें ऐसे ही मिलाते चले गए। मगध, अंततः मगध क्या हुआ? सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक वंश था, उसका नाम था नंद वंश। देखो, एक व्यक्ति था, उसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। नंद वंश से पहले ही हर्यक वंश था। हर्यक वंश, एक व्यक्ति, उसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश, बिंबिसार ने इसकी स्थापना किया था। तुम लोग बुद्ध का एपिसोड जब मैं आपको दिखा रहा था, तो उसमें बिंबिसार को दिखाया गया है। बुद्ध को बिंबिसार अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, और अंततः वो बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। ये हर्यक वंश की स्थापना की कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद शिशुपाल, शिशुनाग वंश आया। शिशुपाल ने शिशुनाग वंश, फिर इसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश, देखो, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसका अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद, अभी इसकी कहानी बताते जाते हैं। घनानंद जब शासक था, ध्यान से सुनो, उसके यहाँ एक पंडित जी थे, उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य बड़ा सा चुटकी बांधता था। घनानंद को बड़ी
गुस्सा आई एक दिन, पता नहीं किस बात को लेकर के। घनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दिया और धक्का मार करके बाहर भगा दिया। उसी में उनकी ये चुरकी छूट गई, जिसको तुम चुन्नी कहते हो ना, वो छूट गई। चाणक्य ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक इसको मैं नहीं बांधूंगा। इतना प्रण कर लिया। वहां से निकले, वो जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का खेल रहा था। उस लड़के को देखे, जैसे बहुत सारे लड़के खेल रहे थे, तो वो लड़का बता रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तब जीतोगे। तो चाणक्य को लगा कि लड़का है कौन। फिर उस लड़के को लेके आया, फिर उसकी माँ के पास लेके गया। उसकी माँ से पूछा कि मैं आपके बच्चे को ले लूं। कोई माँ अपने बच्चे देगी? लेकिन वो माँ अपने बच्चे को उसको दे दी। और वो जो है चाणक्य ले गया, उसको खूब राजनीति सिखाया, राजनीति, युद्ध कौशल सब सिखाया। वही बच्चा बाद में बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। क्योंकि जो उसकी माँ थी वो एक कुल था, एक जनजाति थी, मौर्य जनजाति। जैसे यहाँ पर जनजाति है ना, कोल, भील, ये सब यहाँ है ना, तो वो मौर्य कुल से था, इसलिए उसका नाम मौर्य पड़ा। आज मौर्य है ना, उसी का वंश है सब। बात सुनी नहीं? उसकी जो माँ थी वो घनानंद के दरबार में ही रहती थी। वो अब क्या इसकी कहानी है, अलग अलग किताब अलग अलग कहानी मिलती है। बात समझे? तो नंद वंश का विनाश किया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, यहाँ पर नंद वंश आया था। नंद वंश, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासन काल में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर यूरोप का एक जगह है मैसिडोनिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर। सिकंदर के मन में आया एक दिन, ऐसे ही सोया था, उसके मन में आया कि हम पूरी दुनिया जीतेंगे। ठीक, सपना देख लिया पूरी दुनिया जीतने के लिए। कहा कि हम चलते हैं, जो है पूरी दुनिया जीतेंगे। और मैसिडोनिया से चला, रास्ते में जितने छोटे, एक साम्राज्य आया हकमनी साम्राज्य, उसको पराजित किया। रास्ते में जितने छोटे छोटे साम्राज्य सबको कुचलता चला गया। भारत का जो सिंधु क्षेत्र है, देखो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ये वाला चित्र, ये ठीक। तक्षशिला के राजा, एक राजा था वहां तक्षशिला का, उसका नाम था अंभी। ठीक है, सबके पास किताब देख लेना। अंभी ने क्या किया, वो सोचा कि मैं सिकंदर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाऊंगा। देखो, घर के आदमी दुष्ट निकल जाता है, दिक्कत होता है। देखो ध्यान, इसको मिटाऊं, चलो लिख लेना, बाद में बना देंगे। देखो, इंडिया का ये वाला प्लेट जो है यहाँ पर, ये तक्षशिला है। ठीक, तक्षशिला, यहां पर पाकिस्तान पड़ता है। अंभी, ये व्यक्ति बुलाया किसको? सिकंदर को। ठीक है, सिकंदर आया। यहां का राजा था पुरु पर आक्रमण करने के लिए। पुरु, सिकंदर ने पुरु पर आक्रमण कर दिया। पुरु की सेना भी बड़ी थी, सिकंदर की सेना भी काफी बड़ी थी। सिकंदर की सेना ने पुरु की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया और अंततः पुरु घायल हो गया। सिकंदर की सेना ने पुरु की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। अंततः जो पुरु था ये घायल हो गया, इसके पीठ में तीर लगे कई थे। और जब इसको पकड़ लिया गया, पुरु को पकड़ लिया गया, तो इसको सिकंदर के पास लेकर जाया गया और एक घायल अवस्था में था। सिकंदर ने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पुरु ने कहा कि वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, क्योंकि तुम भी राजा हो और मैं भी राजा हूं। आज मैं पराजित हुआ हूं। एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है तुम वैसा ही व्यवहार मेरे साथ भी करो। सिकंदर को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब वो देखो, अभी बंदी बनाया हुआ है, फिर भी इतने शान से बात कर रहा है। सिकंदर ने कहा मुझसे दोस्ती करोगे? पुरु ने उनकी दोस्ती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आज मैं एक अच्छा मित्र पा लिया।
इसकी बातों से बहुत खुश हुआ ये, और क्या किया, फिर इससे दोस्ती कर लिया। दोस्ती करने के बाद सिकंदर ने इसके राज्य को वापस कर दिया। क्या क्या प्रभाव हुआ उसका, वो देखो, ये कहानी सुनवाई उसमें लिखा है। अब देखिए सिकंदर का भारत पर आक्रमण, देखो यही चीज मैंने आपको बताया सारी चीजें। देखो यूरोप के, यूनान के मैसिडोनिया का शासक सिकंदर था। जैसे मैं इधर पढ़ाना शुरू करता हूँ कुछ न कुछ कमी पड़ जाती है लोगों को। यह दुनिया को जीतने का, मैंने कहा ये दुनिया जीतना चाहता था, पूरी दुनिया को अपने वश में करना चाहता था, जीतना चाहता था। और मैंने कहा छोटे छोटे, देखो अकबरी साम्राज्य है, इसको जीतते हुए क्या किया, भारत पहुंचा, लेकिन वहां भी छोटे छोटे राज्यों को पराजित किया। सिकंदर सेना लड़ते लड़ते काफी थक चुकी थी। क्या हुआ, देखो ये कहानी सुनवाई ने। आगे देखो क्या होता है सिकंदर सेना का। जब ये पहुंचे मगध वाले क्षेत्र में, मगध में उस समय नंद वंश का शासन था और नंद की सेना उस समय सबसे बड़ी थी। पूरे भारत में सबसे बड़ी सेना नंद वंश की सेना थी, धनानंद। सिकंदर, अब बताओ कोई व्यक्ति, ये देखो पूरी दुनिया है, कोई व्यक्ति यहां से लड़ते 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 यहां पहुंचा है, ठीक, ये वाला क्षेत्र मगध। कितने लोग पराजित, ये लोग थके नहीं होंगे, यहां नहीं आए, इधर से आएगा, इसलिए ये लोग थक गए थे और इनकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया। बीच में एक नदी थी, उसको पार करने से मना कर दिया, काफी थक चुके थे लोग। तो यहां से सिकंदर क्या हुआ, भारत से रिटर्न हो गया और महापद्मनंद घनानंद से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि इसकी सेना काफी बड़ी थी और युद्ध करने से मना कर दिया। ठीक है, मतलब उस समय इतनी ताकतवर सेना थी। अब समस्या ये है कि जब सिकंदर भारत आया तो उससे भारत को क्या क्या लाभ हुए। ठीक, लाभ क्या हुआ वो समझो। यहां पर देखो, ये पूरी दुनिया, ये यूरोप है, ये एशिया है, एशिया में भारत है, ठीक है। अब देखो, जब यहां से होते हुए पहुंचेंगे इंडिया, तो ये रास्ता बन जाएगा नहीं। इस रास्ते के माध्यम से हमारा व्यापार शुरू हो गया, हम देश विदेश से व्यापार करना शुरू कर दिए। 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया सिकंदर। एक डेट हमको मिल जाता है, फिक्स डेट निर्धारण सहायता मिलती है, व्यापार हुआ खूब। दूसरी बात, जब व्यापारी यहां से आएंगे, पहले हम लोग कोट पैंट ये सब नहीं पहनते थे, पहले हम लोग कुर्ता पजामा पहनते, नहीं कुर्ता नौशा पहनते थे, बड़ा बड़ा कुर्ता नौशा जानते हो, जो बुढ़ऊ पहनते हैं, पहले सब पहनते थे। तो यहाँ के लोग जब आए भारत, तो इनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से क्या हुई, मेल खाई। हमारी संस्कृति को इन्होंने अपनाया, उनकी संस्कृति को हमने अपनाया। बात समझ नहीं। यहाँ देखो, आक्रमण इनका हुआ 326 बीसी में। सिकंदर के आक्रमण से भारत यूनानियों से संपर्क बनाया, अर्थात घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। ये चीज मैंने आपको बताया, व्यापार जो हुआ पूरा विश्व से हमारा व्यापार होने लगा। ठीक है, व्यापार, विश्व से व्यापार होने से क्या होगा, हमको अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त होगी। आगे देखिए, भारतीय शिल्प कला, ज्योतिष, यूनान, शिल्प कला, ज्योतिष, यूनान विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान कर दो। इसका क्या हुआ, भारत के साथ सम्मिश्रण हुआ। ठीक है, तीसरी बात, भारतीय सिक्कों पर, ये जो भारत का कॉइन था, इस पर यूनानियों का भी प्रभाव देखने को मिला। आया समझ में नहीं। ये सब चीजें फायदा हुआ आक्रमण होने से, किसके, सिकंदर के आक्रमण होने से सदैव नुकसान नहीं होता है, कुछ चीजें हमको मिलती भी है। जैसे अंग्रेजों से हमको बहुत सारी चीजें मिला है, बात समझ नहीं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब चीजें अंग्रेजों से ही प्राप्त हुई है। बात समझे नहीं। देखो 2-3 चीजें और है, उसको समझ लीजिए बस। इसको हटाएं।
ये डायग्राम जो भी मैं बना था उसको बना लीजिएगा। हर्यक वंश बना लीजिए, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश कब से कब तक था वो देख लीजिए, 544 से 412, 544 बीसी से 412 बीसी। शिशुनाग वंश 412 से 344। नंद वंश 344 से 323। ये है, ठीक है, बना लीजिए इसको। ये बात समझ में आई? महाजनपद की ओर इस प्रकार से महाजनपद का निर्माण हुआ। अब मैं आपको हर्यक वंश पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर इसके बाद मौर्य वंश पढ़ाऊंगा, गुप्त वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, ये सब ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछे मुझसे। चलो ठीक है।